चलिए सीधे पहले सवाल से शुरू करते हैं। हमारा जो पहला सवाल है वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और सूक्ष्म जीवों के रिश्ते पर है। पहला प्रश्न, दही बनाने में कौन सा जीवाणु उपयोग होता है? स्रोत में जो विकल्प दिए गए हैं वो है ए एस्चेरिचिया कोलाई, बी लैक्टोबैसिलस, सी राइजोबियम या डी क्लोस्ट्रीडियम। तो इसका जो सही उत्तर है वो विकल्प बी है, यानी लैक्टोबैसिलस। अच्छा, अब ये तो एक सीधा सा फैक्ट हो गया, लेकिन मैं हमेशा से ये सोचती थी कि ये प्रक्रिया भौतिक रूप से कैसे काम करती है। मतलब दूध जो कि एकदम तरल होता है वो अचानक से एक गाढ़े और खट्टे पदार्थ में कैसे बदल जाता है? इसके पीछे ना एक बहुत ही दिलचस्प रासायनिक बदलाव काम कर रहा होता है। असल में दूध में मुख्य रूप से दो चीजें होती हैं। एक तो खास तरह की शर्करा जिसे हम लैक्टोज कहते हैं, और दूसरा केसीन नाम का प्रोटीन। हाँ, केसीन के बारे में तो सुना है। बिल्कुल। तो जब हम दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हैं, जिसे हम आम भाषा में जामन कहते हैं, तो हम असल में क्या कर रहे हैं? हम लैक्टोबैसिलस जीवाणुओं की पूरी कॉलोनी उसमें डाल रहे होते हैं। और ये जो जीवाणु हैं, ये उस लैक्टोज शर्करा को खाते हैं और अपनी चयापचय प्रक्रिया, मतलब जो उनका मेटाबॉलिज्म है, उसके तहत एक एसिड बाहर निकालते हैं जिसे लैक्टिक एसिड कहा जाता है। ओह अच्छा, तो क्या इसी एसिड की वजह से दूध का स्वाद हमें खट्टा लगता है? हाँ बिल्कुल। और सिर्फ स्वाद ही नहीं बदलता, बल्कि ये लैक्टिक एसिड दूध के पीएच स्तर को बहुत तेजी से गिरा देता है। और जैसे ही ये माध्यम अम्लीय होता है, यानी एसिडिक होता है, तो दूध में मौजूद जो केसीन प्रोटीन्स हैं वो अपनी मूल संरचना को खोने लगते हैं। मतलब वो टूटने लगते हैं? हाँ, विज्ञान की भाषा में इसे डीनेचुरेशन कहते हैं। ये जो प्रोटीन है वो आपस में उलझ करना एक जाल सा बना लेते हैं, और यही वो जाल है जो तरल दूध को उस गाढ़े और थक्केदार रूप में बदल देता है जिसे हम दही कहते हैं। अरे वाह, ये तो सच में ऐसा है जैसे हमारी रसोई में कुछ अदृश्य रसोइये काम कर रहे हो, मतलब किसी रासायनिक कारखाने जैसा। अब अगर ये सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के बाहर इतने बड़े बदलाव कर सकते हैं, तो जाहिर है शरीर के अंदर बीमारियों से लड़ने में भी इनका कोई ना कोई तंत्र होगा ही। और इसी से जुड़ा है हमारा दूसरा प्रश्न, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? इसके विकल्प है ए स्ट्रेप्टोकोकस, बी पेनिसिलियम, सी बेसिलस या डी एस्परजिलस। तो इसका सही उत्तर है बी पेनिसिलियम। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की वो पेनिसिलिन की खोज की कहानी तो काफी मशहूर है कि कैसे गलती से एक फफूंद ने बैक्टीरिया को मार दिया था। लेकिन एक बात जो मुझे थोड़ी समझ नहीं आती वो ये कि ये पेनिसिलियम आखिर बैक्टीरिया को मारता कैसे है? मतलब ये काम कैसे करता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, पेनिसिलिन असल में एक प्रकार का कवक है, यानी फंगस। और प्राकृतिक रूप से कवक और बैक्टीरिया के बीच संसाधनों के लिए ना एक निरंतर युद्ध चलता रहता है। अच्छा, मतलब वो आपस में लड़ते रहते हैं संसाधनों के लिए? बिल्कुल। और खुद को बचाने के लिए ये पेनिसिलियम एक खास रसायन छोड़ता है। ये रसायन सीधे तौर पर बैक्टीरिया को जहर नहीं देता है, बल्कि ये एक बहुत ही चालाक तरीके से काम करता है। चालाक तरीके से मतलब ये कि बैक्टीरिया को जीवित रहने के लिए अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाना होता है, जिसे हम कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। पेनिसिलिन रसायन बस उस प्रक्रिया को ही रोक देता है जिससे ये दीवार बनती है। अरे बाप रे, तो अगर दीवार नहीं बनेगी तो क्या बैक्टीरिया खुद ही खत्म हो जाएगा? एकदम सही। जब बैक्टीरिया के अंदर पानी और अन्य तरल पदार्थ भरते हैं, तो वो जो कमजोर दीवार होती है वो उस दबाव को सह नहीं पाती, और अंत में बैक्टीरिया एक गुब्बारे की तरह फट जाता है। और सच कहूं तो इसी मैकेनिज्म ने हमारे चिकित्सा विज्ञान को हमेशा के लिए बदल दिया। मतलब ये तो सीधे तौर पर एक सूक्ष्म जीव का दूसरे सूक्ष्म जीव के खिलाफ इस्तेमाल किया गया हथियार है। क्या बात है। चलिए अब तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो एक और बहुत ही आम लेकिन बहुत जरूरी प्रक्रिया के बारे में है। तीसरा प्रश्न, एल्कोहल यानी इथेनॉल के निर्माण में किसका उपयोग होता है? विकल्प इस प्रकार है, ए राइजोबियम, बी यीस्ट, सी नाइट्रोसोमोनास या फिर डी स्पाइरोगायरा। इसका सही उत्तर है बी यीस्ट, यानी जिसे हम खमीर कहते हैं। हाँ, हम जानते हैं कि यीस्ट का इस्तेमाल बेकरी में और शराब बनाने में होता है, लेकिन क्या यीस्ट का मुख्य काम ही अल्कोहल बनाना है या ये किसी और प्रक्रिया का बस एक बाय प्रोडक्ट है? आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा है, बाय प्रोडक्ट यानी उपोत्पाद। यीस्ट असल में एक कोशिकीय कवक है, और जब इसे ऐसी जगह पर रखा जाता है जहां ऑक्सीजन नहीं होती, जैसे कि मान लीजिए किसी बंद बैरल में या फिर गुंधे हुए आटे के अंदर,
तो ये जीवित रहने के लिए ऊर्जा पैदा करने का एक अलग ही वैकल्पिक रास्ता चुन लेता है। अच्छा, वो रास्ता क्या है? इस प्रक्रिया को हम किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। यीस्ट जो है वो शर्करा को तोड़ता है और इस पूरी प्रक्रिया में दो चीजें बाहर निकलती हैं। पहली कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो ब्रेड को फुलाने का काम करती है, और दूसरा इथेनॉल यानी अल्कोहल जो कि उस तरल में ही रह जाता है। ये सुनकर तो ऐसा लगता है कि जो चीज हमारे लिए एक बहुत जरूरी उत्पाद है वो असल में यीस्ट के लिए केवल उसका अपशिष्ट है, यानी उसका वेस्ट मटेरियल है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। अब अगर इथेनॉल जो कि एक ज्वलनशील पदार्थ है वो इस तरह बन सकता है, तो क्या सूक्ष्मजीव अन्य ऊर्जा के स्रोत भी बना सकते हैं? और ये सवाल हमें हमारे दूसरे भाग की तरफ ले जाता है जो ऊर्जा और पर्यावरण पर है। तो चौथा प्रश्न है कि बायोगैस में मुख्य गैस कौन सी होती है? हमारे पास विकल्प है ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी मीथेन या डी नाइट्रोजन। और इसका उत्तर है सी मीथेन। तो अगर हम एक बायोगैस प्लांट के बारे में सोचें तो वहां तो कचरा और गोबर डाला जाता है और उससे ईंधन के रूप में गैस निकलती है। चूंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी गैसें उस रूप में ज्वलनशील नहीं है, तो मीथेन का होना काफी तार्किक लगता है। लेकिन ये मीथेन बनती कैसे है? मतलब हमारा पांचवा सवाल सीधे इसी तंत्र पर है। पांचवा प्रश्न, मीथेन गैस किस प्रकार के जीवाणु द्वारा बनाई जाती है? विकल्प है ए एरोबिक, बी एनारोबिक, सी फोटोसिंथेटिक या डी नाइट्रोफाइंग। इसका सही उत्तर है बी एनारोबिक। एनारोबिक का मतलब तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति से होता है। लेकिन मुझे एक बात खटक रही है, क्या इन जीवाणुओं को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती? बिल्कुल नहीं। और यही तो इस प्रक्रिया की सबसे दिलचस्प बात है। इन जीवाणुओं को विज्ञान की भाषा में मीथेनोजन्स कहा जाता है। ये विकासवाद के लिहाज से ना बहुत पुराने जीव हैं। उस समय के जीव हैं जब हमारी पृथ्वी पर ऑक्सीजन हुआ ही नहीं करती थी। अच्छा। हाँ, तो असल में ऑक्सीजन इनके लिए एक तरह का जहर है। क्या ऑक्सीजन इनके लिए जहर है? ये कैसे संभव है? क्योंकि इनके पास वो एंजाइम होते ही नहीं हैं जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने वाले मुक्त कणों से या फ्री रेडिकल से निपट सकें। इसलिए बायोगैस प्लांट के बिल्कुल गहरे और ऑक्सीजन रहित अंधेरे में ये एनारोबिक जीवाणु जटिल कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं और उपोत्पाद के रूप में मीथेन गैस छोड़ते हैं। ये एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। और अगर सूक्ष्म जीव इस तरह से अपशिष्ट को तोड़ सकते हैं, तो मुझे लगता है शहरों की सफाई में भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका होनी चाहिए। आइए अब हम छठे सवाल पर नजर डालते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट में सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? हमारे विकल्प है ए पानी को गर्म करते हैं, बी कार्बनिक पदार्थों को विघटित करते हैं, सी ऑक्सीजन हटाते हैं या डी खनिज बनाते हैं। इसका सही उत्तर बी है, यानी ये कार्बनिक पदार्थों को विघटित करते हैं। आमतौर पर तो ये समझा जाता है कि सीवेज ट्रीटमेंट जो है वो बड़े बड़े फिल्टर्स और रसायनों का काम है, लेकिन यहाँ तो पूरी कहानी ही एकदम अलग दिख रही है। हाँ, क्योंकि जो मशीनी फिल्टर होते हैं वो सिर्फ बड़ी चीजों को हटा सकते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया या कागज हो गया। लेकिन पानी में जो घुली हुई जैविक गंदगी होती है, जिसे हम ऑर्गेनिक वेस्ट कहते हैं, उसे कोई भी फिल्टर बाहर नहीं निकाल सकता। सही बात है, वो तो पानी में घुल चुकी है। बिल्कुल। तो इसके लिए हमें सूक्ष्म जीवों की जरूरत होती है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में हवा के बड़े बड़े पंप लगे होते हैं जो पानी में लगातार ऑक्सीजन घोलते रहते हैं, और इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके जो एरोबिक जीवाणु होते हैं वो पानी में मौजूद उस जैविक कचरे को सचमुच में खा जाते हैं। मतलब ये तो एक तरह की बायोलॉजिकल इंसिनरेटर की तरह काम कर रहे हैं, जो कचरे को जलाकर खत्म कर रहे हैं। बस आग की जगह ऑक्सीजन और एंजाइम्स का इस्तेमाल हो रहा है ना? एकदम सही उपमा दिया आपने। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि पानी कितना गंदा है या उसमें कितना कचरा है, या आखिर मापा कैसे जाए? इसी से हमारा सातवां प्रश्न जुड़ता है। BOD का पूरा नाम क्या है? विकल्प है ए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सी बैक्टीरियल ऑक्सीजन डिमांड या डी बेसिक ऑक्सीजन डिमांड। इसका जो सही उत्तर है वो है बी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो अगर सूक्ष्मजीव पानी की सफाई कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, तो फिर पानी में ऑक्सीजन की उच्च मांग को यानी हाई BOD को एक बुरी चीज या गंदगी का पैमाना क्यों माना जाता है? ये हिस्सा मुझे थोड़ा विरोधाभासी लगता है। मैं समझ सकता हूँ, ये एक बहुत ही जायज उलझन है।
पर इसे हम पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी के नजरिए से देखते हैं। जब किसी नदी या तालाब में बहुत अधिक जैविक कचरा आ जाता है, जैसे कि शहरों का सीवेज, तो उस कचरे को खाने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं, उनकी आबादी अचानक से बहुत तेजी से बढ़ जाती है, क्योंकि उनके लिए तो बहुत सारा खाना आ गया है। हाँ, जाहिर है। और क्योंकि वे एरोबिक जीव हैं, उन्हें ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो वे पानी में घुली हुई सारी की सारी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने लगते हैं। ओहो, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इतनी ऑक्सीजन खींच लेते हैं कि बाकी जीवों के लिए कुछ बचता ही नहीं। बिल्कुल सर, ठीक। अगर सूक्ष्मजीव सारी ऑक्सीजन ले लेंगे तो पानी में जो मछलियां हैं या अन्य जलीय जीव हैं, उनका दम घुटने लगेगा। इसलिए उच्च बीओडी का मतलब यह है कि पानी में इतना ज्यादा कचरा है कि उसे तोड़ने के लिए सूक्ष्म जीवों को बहुत भारी मात्रा में ऑक्सीजन की मांग करनी पड़ रही है। तो इस तरह बीओडी का जो स्तर है, वो पानी में प्रदूषण का एक सीधा संकेत बन जाता है। वाह, ये तंत्र अब पूरी तरह से साफ हो गया है। पानी और पर्यावरण से आगे बढ़कर अब हम इस चर्चा के तीसरे भाग में प्रवेश कर रहे हैं, जो है कृषि और भविष्य का भोजन। हमारा 8वां प्रश्न है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा जीवाणु सहायक है। विकल्प दिए गए हैं: ए राइजोबियम, बी लैक्टोबैसिलस, सी ई कोलाई या डी स्टैफिलोकोकस। सही उत्तर है ए राइजोबियम। हम तो ये हमेशा पढ़ते हैं कि हमारी हवा में 78% नाइट्रोजन होती है, तो फिर पौधों को इसे खींचने के लिए किसी जीवाणु की क्या जरूरत पड़ गई? पौधे सीधे हवा से नाइट्रोजन क्यों नहीं ले सकते? ये असल में रसायन विज्ञान की एक बहुत बड़ी बाधा के कारण है। हवा में मौजूद जो नाइट्रोजन गैस है, उसके 2 परमाणु आपस में एक ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड। हाँ, और ये बॉन्ड इतना ज्यादा मजबूत होता है कि पौधों के पास इसे तोड़ने की कोई प्राकृतिक मशीनरी होती ही नहीं है। तो पौधे इस नाइट्रोजन के विशाल समुद्र में रहकर भी भूखे रह सकते हैं, और यहीं पर ये राइजोबियम जीवाणु काम आता है। तो क्या राइजोबियम के पास इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने का कोई खास तरीका होता है? बिल्कुल। इस जीवाणु के पास एक विशेष एंजाइम होता है जिसे नाइट्रोजिनेज कहते हैं। ये एंजाइम इस अकल्पनीय रूप से मजबूत बॉन्ड को तोड़कर नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देता है, जिसे पौधे बहुत आसानी से सोख सकते हैं, और पौधे इसके बदले में जीवाणु को अपनी जड़ों में रहने की जगह देते हैं और भोजन देते हैं। ये तो प्राकृतिक सहजीवन यानी सिम्बायोसिस का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। अब खेती में पोषण की बात हो रही है, तो सीधे इंसानों के पोषण पर भी आते हैं। 9वां प्रश्न है, सिंगल सेल प्रोटीन जिसे एससीपी भी कहते हैं, उसका स्रोत कौन सा है? विकल्प है ए पौधे, बी जानवर, सी सूक्ष्म जीव या डी खनिज। इसका उत्तर है सी सूक्ष्म जीव। और हमारा 10वां प्रश्न इसी का एक सीधा सा उदाहरण मांगता है। 10वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा एससीपी का उदाहरण है? विकल्प है ए स्पिरुलिना, बी गेहूं, सी चावल या डी आलू। सही उत्तर है ए स्पिरुलिना। सिंगल सेल प्रोटीन मतलब सूक्ष्म जीवों से सीधे प्रोटीन प्राप्त करना। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जब हमारे पास सोयाबीन है और इतनी सारी दालें हैं, तो हमें सूक्ष्म जीवों से प्रोटीन लेने की क्या आवश्यकता पड़ गई? ये पूरी तरह से दक्षता और गति का मामला है। देखिए, एक गाय या फिर सोयाबीन के पौधे को बड़ा होकर हमें प्रोटीन देने में कई महीने या सालों लग जाते हैं, और उन्हें बहुत ज्यादा जमीन और पानी की भी जरूरत होती है। हाँ, वो तो है। लेकिन दूसरी ओर ये स्पिरुलिना, जो कि एक नीली हरी शैवाल है या सायानोबैक्टीरिया है, ये केवल प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके कुछ ही घंटों में अपनी आबादी को दुगना कर सकती है, और इसमें प्रोटीन का घनत्व भी पौधों से कहीं ज्यादा होता है। मतलब कम जमीन और कम संसाधनों में बहुत तेजी से बढ़ता हुआ भोजन। मैंने सुना है कि अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भी एक बहुत बड़ा विकल्प बन रहा है। अब खेती की एक और बहुत बड़ी समस्या पर बात करते हैं, और वो है कीड़े। 11वां प्रश्न है, बीटी टॉक्सिन किस जीवाणु से प्राप्त होता है? विकल्प है ए बैसिलस थुरिंजिएंसिस, बी राइजोबियम, सी ई कोलाई या डी क्लोस्ट्रीडियम। तो इसका सही उत्तर है ए बैसिलस थुरिंजिएंसिस। इस नाम में ही वैसे इसका रहस्य छिपा हुआ है। बैसिलस का बी और थुरिंजिएंसिस का टी, जिससे ये नाम बीटी बना, जैसे कि बीटी कपास के बारे में हम सुनते हैं। लेकिन एक सवाल जो हमेशा उठता है कि अगर ये टॉक्सिन या जहर कीड़ों को मारता है, तो ये इंसानों या अन्य जानवरों को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता? ये जीव विज्ञान की सबसे सुंदर व्यवस्थाओं में से एक है।
ये जीवाणु प्राकृतिक रूप से क्रिस्टल प्रोटीन बनाता है, लेकिन ये प्रोटीन अपने आप में जहरीला नहीं होता है। अच्छा, तो फिर ये कीड़ों को मारता कैसे है? इसे सक्रिय होने के लिए ना एक क्षारीय वातावरण की आवश्यकता होती है, मतलब अल्कलाइन एनवायरनमेंट की। और जो कीड़े फसलों को खाते हैं उनके पेट का वातावरण क्षारीय होता है। तो जैसे ही ये क्रिस्टल कीड़े के पेट में जाता है, वो वहां घुल जाता है और सक्रिय होकर कीड़े के पेट की आंतों को फाड़ देता है। बाप रे! और इंसानों के मामले में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि इंसानों का पेट बहुत अधिक अम्लीय होता है, यानी एसिडिक होता है। हमारे पेट का जो एसिड है वो इस क्रिस्टल को सक्रिय ही नहीं होने देता, बल्कि वो इसे किसी आम प्रोटीन की तरह आसानी से पचा लेता है। इसीलिए ये एक बेहद सुरक्षित और लक्ष्य केंद्रित तरीका है। ये स्पष्टीकरण बहुत ही तार्किक है। अब 12वां प्रश्न जो खेती के इस पूरे भाग को समाप्त करता है, जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर्स का मुख्य कार्य क्या है? विकल्प है ए पौधों को मारना, बी मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना, सी जल को साफ करना या डी हवा को प्रदूषित करना। सही उत्तर है बी, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना। लेकिन रासायनिक खादों की तुलना में ये जैव उर्वरक कैसे अलग हैं? मतलब हम यूरिया या एनपीके का इस्तेमाल भी तो कर ही सकते हैं ना? कर सकते हैं, लेकिन रासायनिक खादें जो हैं वो मिट्टी में खनिजों का या सॉल्ट्स का निर्माण करती हैं, जो समय के साथ मिट्टी की प्राकृतिक संरचना को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। जबकि जैव उर्वरक वास्तव में जीवित जीव हैं। जैसे अभी हमने राइजोबियम की बात की थी। तो जब इन्हें मिट्टी में मिलाया जाता है तो वे मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों का एक स्थायी चक्र बनाते हैं, जो कि मिट्टी को बहुत लंबे समय तक उपजाऊ बनाए रखता है। का एक समग्र चित्र देखेंगे। 13वां प्रश्न है कि एक्टिवेटेड स्लज क्या है? विकल्प है ए साफ पानी, बी सूक्ष्म जीवों का समूह, सी गैस या डी रसायन। इसका सही उत्तर है बी, सूक्ष्म जीवों का समूह। अगर हम इसे हमारे पहले के सीवेज ट्रीटमेंट वाले सवाल से जोड़ें तो क्या ये वही चीज है जो पानी साफ करती है? लेकिन इसमें ये एक्टिवेटेड या सक्रिय शब्द का क्या मतलब है? ये आपने बहुत अच्छा जोड़ा है। सीवेज ट्रीटमेंट के बाद जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो कचरा खाकर भारी हो जाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। इस जमे हुए पदार्थ को ही स्लज कहते हैं। अच्छा, तो फिर इसे एक्टिवेटेड क्यों कहा जाता है? इसे एक्टिवेटेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सूक्ष्म जीव अब भूखे हैं और अत्यधिक सक्रिय अवस्था में हैं। इन्हें आप एक बायोलॉजिकल स्पंज की तरह समझ सकती हैं। हम इस भूखे समूह का एक हिस्सा निकालकर वापस नए गंदे पानी में डाल देते हैं ताकि वे तुरंत नया कचरा खाना शुरू कर दें, और ये इस पूरी प्रक्रिया को बहुत तेज कर देता है। मतलब ये कोई निर्जीव कचरा नहीं बल्कि एक भूखी फौज है। कमाल है। अब दवाओं से जोड़ा एक ऐसा सवाल जिसपे बहुत सारी भ्रांतियां हैं। 14वां प्रश्न है कि एंटीबायोटिक का उपयोग किसके लिए होता है? विकल्प है ए वायरस मारने के लिए, बी बैक्टीरिया मारने के लिए, सी फंगस उगाने के लिए या डी पौधे उगाने के लिए। इसका सही उत्तर है बी, बैक्टीरिया मारने के लिए। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोगों को जब सामान्य सर्दी या फ्लू होता है तो वे तुरंत एंटीबायोटिक खा लेते हैं। ये काम क्यों नहीं करता? क्योंकि वायरल और बैक्टीरियल संरचनाओं में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। जैसा कि हमने पेनिसिलिन के उदाहरण में देखा था कि एंटीबायोटिक आमतौर पर बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति के निर्माण को रोकते हैं, लेकिन वायरस के पास तो कोशिका भित्ति होती ही नहीं है। अच्छा, वायरस के पास सेल वॉल नहीं होती? बिल्कुल नहीं। वे तो सिर्फ एक प्रोटीन के आवरण में बंद आनुवांशिक पदार्थ होते हैं जो हमारी खुद की कोशिकाओं के अंदर जाकर छुप जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वायरस पर एंटीबायोटिक का असर वैसा ही है जैसे किसी ऐसे ताले में चाबी लगाना जो वहां है ही नहीं। एकदम सही कहा आपने। और ऐसा करने से न सिर्फ दवा बेकार जाती है, बल्कि हमारे शरीर के जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो भी मारे जाते हैं, और जो बचे हुए हानिकारक बैक्टीरिया हैं वे भविष्य के लिए उस दवा के खिलाफ प्रतिरोध या रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं। ये एक ऐसी जानकारी है जो पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत अहम है। और अब हमारा 15वां और अंतिम सवाल, जो कि आज की इस पूरी चर्चा का सार है। 15वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा औद्योगिक उत्पाद सूक्ष्म जीवों से बनता है? विकल्प है ए एंजाइम, बी विटामिन, सी एंटीबायोटिक्स या डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। ये हमें एक बहुत बड़े स्तर की तस्वीर दिखाता है कि आज के उद्योग में इन जीवों का कितना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल। आज औद्योगिक स्तर पर बहुत विशाल बायोरिएक्टर मौजूद हैं। ये असल में विशाल बर्तन हैं जिनमें सूक्ष्म जीवों को पाला जाता है, चाहे वो हमारे कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट के दाग निकालने वाले एंजाइम हों, या हमारे विटामिन सप्लीमेंट्स हों, या फिर
जीवन रक्षक दवाएं ही क्यों ना हो। ये सूक्ष्म जीव हमारे लिए बिना रुके काम करने वाली जैविक फैक्ट्रियां बन गए हैं। तो आज की हमारी इस चर्चा ने इन 15 सवालों के जरिए ना बहुत सारी धारणाओं को तोड़ा है। हमने देखा कि कैसे रासायनिक रूप से दूध दही में बदलता है, कैसे एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की दीवारें तोड़ते हैं, और कैसे ऑक्सीजन के बिना भी ऊर्जा बन सकती है। और ये सब साबित करता है कि विज्ञान केवल हमारी प्रयोगशालाओं तक ही सीमित नहीं है। एप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी उन हर तंत्रों का अध्ययन है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस पूरे ग्रह को संतुलन में रखते हैं। बिल्कुल सही कहा। और इसी बात के साथ मैं सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जो शायद किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है। हम इंसान खुद को इस ग्रह पर सबसे विकसित जीव मानते हैं, जो इन सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल अपने कारखानों और खेतों में कर रहा है। लेकिन अगर हम इस तरह से देखें कि ये जीव हमारे शरीर के अंदर, हमारी आंतों में रहकर हमारे व्यवहार और हमारी सेहत को नियंत्रित कर रहे हैं, तो ये सवाल उठता है कि क्या हम वास्तव में इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर हम इंसान केवल इन खरबों सूक्ष्म जीवों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले बड़े बड़े मोबाइल बायोरिएक्टर मात्र हैं। सोचने वाली बात है कि असल में कौन किसकी खेती कर रहा है। तो सुनने वालों के लिए ये सोचना दिलचस्प होगा। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही।